नमस्कार, संवाद पार्थ के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में हम 4 विषयों पर नजर डालेंगे। नंबर 1, हाल के कैबिनेट रिशफल में वो कौन सी बातें जो मीडिया और तमाम लोगों की नजरों से छूटी। नंबर 2, यूपी और पंजाब पॉलिटिक्स के बखेड़ों पर एक अलग नजरिया। नंबर 3, केंद्र सरकार की अंदरूनी सिरदर्दियां। नंबर 4, अफगानिस्तान के नए हालात में चीन, पाकिस्तान और भारत का समीकरण। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम में जो नजरिए पेश किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जो नजरिए मैं पेश करता हूं आपको कहीं और इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि भारतीय मीडिया के पत्रकार या यूट्यूब पर समीक्षा करने वाले भारतीय एक सीमित छोटी परिधि के अंदर रहते हुए मुद्दों की समीक्षा करते हैं, लिहाजा उनकी तस्वीर छोटी और इनकम्प्लीट रह जाती है। मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं बड़ी और कंप्लीट तस्वीर आपके सामने रख सकूं। चलिए अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के पहले विषय की ओर। आज का पहला विषय है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण फेरबदल किया। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, इन सब के बारे में भारतीय मीडिया ने बता दिया है, लेकिन हम नजर डालेंगे उन पहलुओं पर जिसके विषय में शायद किसी ने भी चर्चा नहीं की। पहली बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में एक व्यक्ति काफी सक्रिय रहे। वो व्यक्ति हैं बीजेपी के महासचिव संगठन BL संतोष। कहा जाता है कि ये व्यक्ति संघ और बीजेपी के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। संतोष महाशय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संतोष बाबू की एक्टिव भूमिका को देखकर ये संकेत मिलते हैं कि संघ ने यह सोचा होगा कि कैबिनेट में प्रस्तावित परिवर्तनों पर पैनी नजर रखना जरूरी है, साथ ही परिवर्तनों के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो उस पर भी नजर रखी जाए। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि संघ श्रीमान मोदी और श्रीमान अमित शाह की गणित और प्लानिंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था या फिर खासी नजर रखना चाहता था। अगर ऐसा है तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है बीजेपी और संघ के बीच रिश्तों के संदर्भ में। हाल के दिनों में श्रीमान अमित शाह के प्रयास कोई बहुत कामयाब नहीं हुए हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव के मामले में। इसके अलावा जिस प्रकार से किसान आंदोलन खिंचता जा रहा है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयां जिस प्रकार से अजीबोगरीब ढंग से बीच में अटकती हुई नजर आ रही हैं, इन सब बातों के मद्देनजर शायद संघ को यह लग रहा है कि चाणक्य कहे जाने वाले शाह बाबू की रणनीति पर आंख मूंद कर भरोसा करना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो राजनीतिक मतभेद चल रहे थे योगी आदित्यनाथ और कुछ अन्य मंत्रियों के बीच, उनको सुलझाने के लिए हाल में संघ को बीच में कूदना पड़ा था। यह भी कहना उचित रहेगा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के चुने जाने की प्रक्रिया में भी संघ की एक्टिव भूमिका साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि संघ ने शायद अब यह तय कर लिया है कि मामला चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या फिर प्रादेशिक स्तर का हो, बीजेपी की राजनीतिक फैसलों में संघ का सक्रिय रूप से टांग अड़ाना जरूरी हो गया है। दूसरी बात, ऐसा भी प्रतीत होता है कि ट्रांजिशन प्लानिंग यानी योजनाबद्ध परिवर्तन और अगले फेरबदल पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है, अर्थात 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। 2022 के चुनावों के बाद संघ शायद चाहेगा कि कैबिनेट में फिर कुछ फेरबदल हो और इस बारे में मोदी बाबू को शायद कुछ पूर्व संकेत दे दिए गए हैं। यह तो हुई ऑर्गेनाइजेशनल पहलुओं की बातचीत। अब एक नजर डालते हैं मंत्रिमंडल में किए गए परिवर्तनों में से एक परिवर्तन के बारे में। हम बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद को हटाए जाने के बारे में। भारतीय मीडिया में अटकलें लगाई गई हैं कि प्रसाद बाबू को क्यों हटाया गया, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया उन बातों को नहीं देख पाई जो बैकग्राउंड से असर डाल रहे थे प्रसाद बाबू को हटाए जाने के मामले में। प्रसाद महाशय को हटाकर मोदी बाबू ने अपने नए मंत्रियों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो किसी मुद्दे पर एक्शंस को पूरी तरह से अंजाम दिए जाने से पहले न बोले, एक्शन पूरा हो जाने के बाद ही बोले और जो भी बोले सोचकर बोले। ऐसा लगता है कि प्रसाद बाबू को हटाकर
मोदी बाबू ने ट्विटर के आकाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो ट्विटर पर लगाम कसें और भारत में उसे किस प्रकार का बर्ताव करना है यह ट्विटर को भली भांति समझा दें। इसे कहते हैं हाथापाई के पहले अगले को एक मौका देना। भाई समझ जा। अगर ट्विटर अपने बर्ताव में चेंज नहीं लाता तो फिर भारत सरकार को जो उचित लगेगा कानून को ध्यान में रखते हुए वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। हाल ही में भारत में फेसबुक से जुड़े एक केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उससे अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टॉप के अफसरों को समझ में आ जाना चाहिए कि इन टिप्पणियों के मद्देनजर भारत सरकार को शायद सख्त कार्रवाई करने का मौका मिल जाएगा, जिसके बाद अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रोते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा। अब यह देखना बहुत रोचक रहेगा कि ट्विटर अपने बर्ताव में कोई चेंज लाता है या नहीं। अब ट्विटर की बात चल रही है तो यह कहना उचित रहेगा कि 2019 चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार के मंत्री ट्विटर के माध्यम से अपना कामकाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी बाबू ने शायद अपने नए मंत्रियों से कहा है कि ट्विटर पर उतना ध्यान देने के बजाय अगर एक लिखित बयान को प्रेस में जारी किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। ट्वीट करते समय कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। कैबिनेट के एक नए मंत्री के पुराने ट्वीट्स को लेकर लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरा इशारा मनसुख मांडविया की ओर है। इसलिए लिखित बयान को मीडिया तक पहुंचाना ही सबसे कारगर तरीका साबित होता है। और यह भी तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि भारत में 2 करोड़ से कम लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई सूचना या संदेश जनसाधारण तक पहुंचाना ही है तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय यही है कि एक लिखित बयान जारी करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए मीडिया तक पहुंचा दी जाए और उसी बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चिपका दिया जाए। अगर विषय बहुत गंभीर है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रियों को यह छूट दी गई है कि वे बीच बीच में मीडिया के सामने आएं और महत्वपूर्ण बातों के बारे में मीडिया को बताएं। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अधिकतर मंत्री कुछ गायब से हो गए थे, सिर्फ मोदी बाबू ही टीवी पर नजर आ रहे थे। अब हम चलते हैं आज के अगले विषय की ओर। हम बात करेंगे भारत के 2 प्रदेशों के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, जहां बीजेपी फिलहाल फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। हाल के पंचायत चुनावों में और उसके बाद जिला प्रमुख के चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इन कामयाबियों के बारे में भारतीय मीडिया में विस्तार से चर्चा हुई है, लिहाजा हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा आतंकवाद के एक मॉड्यूल को नेस्तनाबूद किए जाने के बाद राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में। अखिलेश यादव ने अपने कथित बयान में कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, जबकि मायावती ने कहा कि इस मॉड्यूल को पकड़े जाने की टाइमिंग बहुत संदेहास्पद है। इन बयानों को सुनकर बड़ी हैरानी होती है। ऐसा लगता है कि या तो ये व्यक्ति पुलिस के कामकाज के बारे में नहीं जानते या फिर जानकर भी अनजान बनने का छलावा कर रहे हैं। दोनों सूरत में यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर उन्हें पुलिस की कार्यशैली के बारे में नहीं मालूम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। अब यहां पुलिस की कार्यशैली के बारे में कुछ बताना जरूरी है। किसी भी अपराध का पर्दाफाश करने से पहले पुलिस को कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे सर्वेलेंस यानी नजर रखना, इंफॉर्मेशन/इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी खुफिया सूचना इकट्ठा करना, स्टेकिंग यानी पीछा करना या लगातार नजर रखना, टैक्टिकल एनालिसिस यानी सामरिक समीक्षा इत्यादि। इन कार्रवाइयों के बाद जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि संदिग्ध अपने अपराध को अंजाम देने के करीब पहुंच गए हैं, तब पुलिस संदिग्धों को धर दबोचने का प्रयास करती है। कभी कभी पुलिस को अंडर कवर ऑपरेशंस भी करना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। और जैसा कि हमने बताया कि जब खबर पुख्ता हो जाती है तभी पुलिस कार्रवाई करती है। इसलिए अगर कोई पुलिस की टाइमिंग पर उंगली उठाने की कोशिश करता है तो ऐसे आरोप बुद्धि और लॉजिक के साथ तालमेल नहीं खाते,
क्योंकि पुलिस तो तभी कार्रवाई करेगी ना जब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पक्का यकीन हो जाए कि संदिग्ध कुछ कांड करने वाले हैं। लिहाजा पुलिस की कार्रवाई की टाइमिंग किसी तथाकथित चुनाव से 2 साल पहले की हो सकती है, 1 साल पहले की हो सकती है, 6 महीने पहले की हो सकती है, या फिर 1 महीने पहले की भी हो सकती है। ये जो जांच की प्रक्रिया के डिटेल्स मैंने आपको बताए, उसके मद्देनजर आप समझ गए होंगे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को आने वाले चुनावों से जोड़ने का प्रयास करे तो वो बिल्कुल हास्यास्पद होगा और हैरतअंगेज करने वाली मूर्खतापूर्ण वाली बात होगी। जी हां, हैरतअंगेज करने वाली मूर्खतापूर्ण बात। अप्रैल 15, 2013 को अमेरिका में आयोजित बॉस्टन मैराथन के दौरान 2 आतंकवादियों ने प्रेशर कुकर बमों का विस्फोट किया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। उनमें से 17 लोगों ने अपने शरीर के अंग गंवा दिए थे। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अमेरिकी जांच एजेंसियों ने कुछ पूर्व संकेतों को अनदेखा नहीं किया होता तो यह हादसा शायद टल सकता था। लिहाजा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हादसा होने से पहले ही एक संभावित कांड का पर्दाफाश करके संदिग्धों को पकड़ लिया तो इस प्रयास की तारीफ होनी चाहिए, ना कि आलोचना। ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उसके तार कहां कहां तक जाते हैं और आतंक फैलाने की प्लानिंग कितनी विस्तृत थी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन द मीन टाइम भारत के लोगों को शुक्र मनाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक संभावित खतरनाक कांड को नाकाम कर दिया। अब चलते हैं पंजाब की ओर। सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग के बाद, इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग्स के बाद पंजाब कांग्रेस में बयानबाजियां काफी कुछ कम हुई हैं। देखना होगा कि ये आंधी से पहले की शांति थी या नहीं, जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म। ऐसा लगता है कि कैप्टन और सिद्धू दोनों ने एक कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरने का प्रयास किया है ताकि दिमाग कुछ ठंडा हो जाए और फिर शांतिपूर्ण वातावरण में समाधान निकाला जाए। इस बीच खबरों के अनुसार प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिले। अब किशोर महाशय ने पंजाब के बारे में बात की या फिर 2024 के चुनाव की प्लानिंग के संदर्भ में शरद पवार के प्रयासों के बारे में ब्रीफिंग दी, ये किशोर बाबू ही जानते हैं। लगता है कि पवार बाबू ने शायद महसूस किया होगा कि कांग्रेस को नजरअंदाज करके 2024 के बारे में फिलहाल आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। वो क्यों उचित नहीं होगा, उसके बारे में एपिसोड नंबर 19 में संकेत दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया देख लें। एपिसोड 19 में सिद्धू और आम आदमी पार्टी की समानताओं के बारे में बताया गया था। ऐसा लगता है कि सिद्धू ने इन समानताओं को आधार बनाकर हाल के अपने ट्वीट के जरिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया है। देखने वाली बात यह होगी कि अंततोगत्वा कैप्टन पॉइंट्स पर जीतते हैं या फिर सिद्धू को नॉकआउट पंच देने में कामयाब रहते हैं या फिर मुकाबला ड्रॉ में समाप्त होता है। अब एक नजर केंद्र सरकार की मौजूदा चुनौतियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर लिया है। उम्मीद है कि उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक में यह संदेश दिया होगा कि इस समय घरेलू दृष्टि से 2 बड़ी चुनौतियां हैं, एक बेरोजगारी की और दूसरी बढ़ती हुई कीमतों की। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से लोगों में असंतोष है। भारत में माल की काफी कुछ आवाजाही ट्रकों से होती है, लिहाजा डीजल के दाम में वृद्धि से रोज काम आने वाली चीजों की कीमतों पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के बिक्री दर में केंद्र और राज्य सरकारों की टैक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। भारत के लोगों के मन में यह धारणा उभर रही है कि गरीबों की सहायता के लिए, किसानों को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत हजारों करोड़ के पैकेजों की घोषणा होती रहती है बीच बीच में, उन योजनाओं के लिए जो पैसा चाहिए वो शायद पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स से वसूल किया जा रहा है। ये कहां तक सच है इसका खुलासा तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
जब केंद्र सरकार का एक सीनियर मंत्री ये कहता है कि जनता में रोष है, इसका मतलब यह है कि कैबिनेट में भी महंगाई को लेकर कुछ खुसर पुसर तो हो ही रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से पब्लिक गुस्सा रही है। यह बात भी सच है कि कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है। भारत तीसरे लहर से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। अब तीसरा लहर कितना विकट होगा यह फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि भारत की अर्थव्यवस्था को काफी चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में भारत सरकार के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगी, ऐसा नहीं है। इन विषम परिस्थितियों में भारत के अर्थशास्त्रियों और मंत्रालयों के टॉप के ऑफिसरों के उर्वर मस्तिष्कों से कारगर समाधान निकालने की कोशिशों की आवश्यकता है। यही है असली चैलेंज। इस चैलेंज में कहां तक कामयाबी मिलेगी ये तो समय बताएगा। जो भी हो, इतना तो तय लग रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण भारत के मध्यम वर्गीय और गरीब तबकों को खासी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, भले ही अच्छा लगे या न लगे। विपक्षी पार्टियां तो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आलोचना करेंगी, लेकिन आलोचना करने के बजाय बेहतर होगा अगर वो कुछ कारगर सुझाव दे सकें। यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी पार्टी इस समय अगर केंद्र सरकार चला रही होती, उसके लिए भी चुनौतियां इतनी ही विकट और विषम होती। क्या भारत के उर्वर मस्तिष्क वर्तमान की चुनौतियों का कारगर हल निकालने में कामयाब होंगी? अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम विषय की ओर। हम बात करेंगे अफगानिस्तान के नए हालात के बारे में जिसका असर भारत पर पड़ेगा। अमेरिका अफगानिस्तान से रातों रात बोरिया बिस्तर बांधकर घर वापस चला गया। जल्दी कुछ इतनी थी कि कुछ जगहों पर अफगानिस्तान के सैनिकों को भी जगह खाली करने की सूचना नहीं दी जा सकी। वियतनाम के बाद यह दूसरा देश है जहां से अमेरिका को हार कर वापस जाना पड़ा। भले ही अमेरिका अपनी कामयाबियों के बारे में कितनी ही सफाइयां देता रहे, सच्चाई यही है। खैर, अमेरिका के जाते ही तालिबान अपना प्रभाव विस्तार करने में लग गया है। अफगानिस्तान में सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा, लोहा, लिथियम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम के काफी बड़े भंडार हैं। इसके अलावा उस देश में पन्ना, माणिक और नीलम जैसे महंगे रत्न काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले बैटरीज में लिथियम का प्रयोग होता है, इसलिए इस वस्तु पर सबकी नजर है। इस सबके बीच मौका देखकर चीन ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। चीन को इस बात का डर था और है भी कि तालिबान के रहते अफगानिस्तान में वो अपना उल्लू कैसे सीधा कर पाएगा। लेकिन चीन का एक वफादार सेवक है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध काफी अच्छे बताए जाते हैं। खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने इन अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि तालिबान की ओर से चीन को कोई परेशानी न हो। तालिबान और चीन के बीच दलाली करने का एक अच्छा मौका मिल गया पाकिस्तान को, जिससे कुछ हफ्ता वसूली का धंधा तो चालू रह ही सकता है। शायद चीन को भी हफ्ता देने में हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस के आधार पर अफगानिस्तान से चीन को काफी कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा होगा। फायदा तीनों को है, चीन, पाकिस्तान और तालिबान को। तीनों मिल बांट कर खाएंगे, जिसमें बड़ा हिस्सा चीन निगल जाएगा। लेकिन इस सब में सबसे अधिक नुकसान होगा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ जाने से चीन से हफ्ता वसूली के अलावा पाकिस्तान को और भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में फायदा होने की संभावना है। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले समय में तालिबान की मदद से पाकिस्तान भारत के लिए समस्याएं पैदा करे। अमेरिका अफगानिस्तान से जिस प्रकार रातों रात बोरिया बिस्तर बांधकर भागा, इस वजह से अवश्य ही भारत के लिए स्थिति काफी समस्यापूर्ण हो गई है। लिहाजा अफगानिस्तान प्रकरण में भारत को बहुत सूझबूझ के साथ अपने गोटियों को चलना होगा।
आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें हम महत्वपूर्ण राजनीतिक मसलों पर नजर डालेंगे। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में वो नजरिए पेश किए जाते हैं जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।